आइए शुरुआत करते हैं। और भारतीय संविधान में पंचायती राज सिस्टम क्या है, स्थानीय स्वशासन क्या है, आइए बहुत डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। पंचायती राज सिस्टम जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। सभी समितियों को पढ़ेंगे पंचायती राज को लेकर, और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे कि 73वें संविधान संशोधन, जी हाँ 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। सभी समितियों का उल्लेख किया जाएगा आज के इस अध्याय में। तो शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया जाए कि पंचायती राज सबसे शुरुआत में आखिर कहां से शुरू किया गया था। तो सबसे मूल रूप अपना लेक्चर का शुरुआत करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था आखिर है क्या। यदि इसके नामकरण की बात करें तो इसे ही पंचायती राज सिस्टम को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है समझने का कि पंचायती राज सिस्टम को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, और यही ग्राम स्तर पर हो जाता है पंचायती राज। जी हाँ, पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि खुद का शासन होगा, ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी, उसे ही कहा जाएगा स्थानीय स्वशासन। और आजादी के बाद इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आखिर क्यों नाम दिया गया, तो पंचायती राज को ही भारतीय संविधान की दृष्टि से देखें तो इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा गया है। आखिर ये शब्द लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज को लेकर, ग्राम पंचायतों को लेकर आखिर क्यों इस्तेमाल में लाया गया, इसको भी हम समझेंगे। तो पहले बेसिक रूप यदि देखें, एक नामकरण की बात पढ़ें तो पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, और इसी को ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि इसके उद्भव की बात करें, इसके विकास की बात करें, इसका मूल रूप बात करें, तो सबसे पहले चोल जो प्रशासन था, जी हाँ दक्षिण भारत में जो चोल प्रशासन था वहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसे उत्तर मेरूर अभिलेख कहा गया। तो उत्तर मेरूर अभिलेख जो चोल प्रशासन की इकाई को दर्शाता है, उसी में सबसे पहले पंचायती राज को या स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किस साम्राज्य ने किया था। तो ध्यान रखिए, चोल प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्राम प्रधान की नियुक्ति का उल्लेख किया गया, गांव के शासन का उल्लेख किया गया, कैसे गांव का रहन सहन होगा, कैसे गांव की कोई सभा होगी। तो गांव से संबंधित जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो चोल प्रशासन में मिलता है। एक स्थानीय जो इकाई है, स्वशासन है, तो सबसे पहले चोल प्रशासन के उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है। यूं तो वैदिक काल में भी पंचायतों का उल्लेख किया गया है। पंचायतन शब्द देखिए, बहुत ध्यान समझना है हमने, वैदिक काल में भी गांव के लिए पंचायतन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मगर एक स्थायी जो रूप मिलता है अभिलेखों में जो मिलता है वो उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। और उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल प्रशासन को यदि हम देखें तो चोल प्रशासन मंडल, कोट्टम, नाडु और कुर्रम में बसा हुआ था। जी हाँ, जैसे मंडल में बसा हुआ था चोल प्रशासन, उसके बाद मंडल कोट्टम के अंतर्गत आता है, कोट्टम नाडु के अंतर्गत आता था, और चोल प्रशासन में गांव को, जी हाँ गांव को कुर्रम कहा जाता था, गांव को कुर्रम कहा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है पंचायती राज को लेकर कि कुर्रम गांव को कहा जाता था, किस प्रशासन में कहा जाता था, वो आपका चोल प्रशासन में कहा जाता था। और एक ग्रामीण संस्था को उर के नाम से जानते थे। ग्रामीण संस्था की यदि बात करें तो आपने ध्यान रखना है कि उर ग्रामीण संस्था का संबंध किस साम्राज्य से है, तो चोल साम्राज्य से है, चोल प्रशासन से है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, और जो ये सब बातें हमने मिलती हैं किस अभिलेख से, उत्तर मेरूर अभिलेख। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की यदि बात करें तो अयंगर व्यवस्था का संबंध था ग्रामीण, जी हाँ ग्रामीण व्यवस्था से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अयंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से था, जो ग्रामीण व्यवस्था की एक इकाई को दर्शाता था। तो ये अयंगर व्यवस्था का संबंध था विजयनगर साम्राज्य से। तो विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण जो व्यवस्था थी उसे अयंगर के नाम से जानते थे। ये पहले कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं मुगल प्रशासन में ग्रामीण व्यवस्था को या गांव के एक समूह को विलायत के नाम से जाना जाता था।
मुगल प्रशासन में गांव के समूह को विलायत के नाम से जाना जाता था और गांव के मुखिया को मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी भी कुछ गांव में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। तो ये मुकद्दम जो है ये मुगल शासन में गांव के मुखिया को कहा जाता था और गांव को जो है मुगल प्रशासन में विलायत के नाम से जानते थे। यदि बात करें ब्रिटिश शासन की, देखिए अंग्रेजी शासन की यदि बात करें तो सबसे पहले गांव के विकास के लिए एक कानून लाया गया, एक प्रस्ताव लाया गया, तो वो प्रस्ताव मेयो प्रस्ताव के नाम से जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही जो है अच्छा पर्सन है पंचायती राज को लेकर कि मेयो प्रस्ताव का संबंध किससे था, तो आपने ध्यान रखना है स्थानीय स्वशासन से था। स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे पहली बार मेयो प्रस्ताव लाया गया था ब्रिटिश शासन में, 1870 में लाया गया था। बाद में स्थानीय स्वशासन का यही प्रस्ताव जो पूरे भारत में लागू किया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया था। अब यहाँ से दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन मतलब कि ग्राम पंचायत होगी, उसका एक प्रधान होगा, गांव का विकास होगा। स्थानीय स्वशासन के जनक तो लॉर्ड रिपन हैं, मगर स्थानीय स्वशासन का पहला कानून मेयो प्रस्ताव के नाम से लाया गया था, 1870 में लाया गया था। तो इन सभी प्रश्नों का आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। बहुत अच्छे जो है सिलेक्टेड पर्सन हैं जो एग्जाम में आए हुए पर्सन हैं। ये आयंगर व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था बहुत जो है परीक्षा में पूछी जाती हैं पंचायती राज को लेकर। आइए जो है समझते हैं और अन्य कुछ तथ्य को लेकर पंचायती राज के विकास को समझते हैं। आखिर पंचायती राज का विकास कैसे हुआ भारत में? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो पहली पंचवर्षीय योजना चली। हेराल्ड डोमर क्या है? हेराल्ड डोमर एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि किसी भी देश का यदि उद्धार होगा, विकास होगा, तो वो कृषि और सिंचाई के बलबूते पर ही होगा। यदि कृषि और सिंचाई एक मूल ढांचा बनते हैं किसी भी देश के जो है विकास के लिए, तो देश बहुत तरक्की करेगा। यदि हम कृषि पर पैसा लगाएं या सिंचाई पर पैसा लगाएं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मॉडल माना, मतलब इन अर्थशास्त्रियों की बात मानी और हेराल्ड डोमर मॉडल के द्वारा ही पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर आधारित थी, जो एक सफल परियोजना भी रही थी। यदि प्रश्न पूछा जाए कि गांव के विकास के लिए सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने शुरू किया था, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम उसे कहा गया। गांव के विकास के लिए चलाया गया पहला कार्यक्रम ध्यान रखिए, पहला कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। आखिर 2 अक्टूबर को ही क्यों की गई थी? क्योंकि 2 अक्टूबर जो है महात्मा गांधी की जयंती थी और महात्मा गांधी जो है पंचायती राज को लेकर बहुत सजग थे। जी हाँ, उनका मानना था कि पंचायती राज बने, गांव का विकास हो, इसलिए 2 अक्टूबर 1952 को गांव के विकास के लिए पहला कार्यक्रम चला जाता है जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है। तो इसकी पूरी डेट ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम चलाया गया गांव के विकास के लिए, उसी को राष्ट्रीय विस्तार सेवा नाम दिया गया, जिसका सन बहुत महत्वपूर्ण है 1953। तो गांव के विकास के लिए सबसे पहले 2 बड़े कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा चलाया गया। आपने ध्यान रखना है सन 1953। उसके बाद एक समिति गठित होती है, नाम रखा जाता है बलवंत राय मेहता। देखिए प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष गठित हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है 1957 को गठित हुई थी। आखिर क्यों गठित हुई थी, कारण क्या था? देखिए पूरे सभी गांव में, जितने भारत देश के गांव हैं, सभी गांव में इस समिति के द्वारा जांच करनी थी कि आखिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के जो गांव के विकास के कार्यक्रम थे वे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो एक समिति का जो है गठन किया गया था, नाम रखा गया था बलवंत राय मेहता समिति। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच के लिए किस कार्यक्रम का जो है किस समिति का गठन किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता को एक प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है या वास्तुकार किसे कहा जाता है। देखिए कि ये कुछ शानदार प्रश्न हैं जो पंचायती राज को लेकर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा गया? तो ध्यान रखना है B.R. मेहता को कहा गया। देखिए ऐसे आपको जो है ऑप्शन में मिलेगा B.R. मेहता या कहें बलवंत राय मेहता को कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार। आखिर क्यों कहा गया? देखिए बड़े ध्यान समझिए, बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। आखिर क्या है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज, उसको भी समझते हैं। कितने अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। 3 स्तर होने चाहिए, जो है गांव स्तर होना चाहिए, ब्लॉक स्तर होना चाहिए और जिला। एक पंचायती राज में 3 प्रकार के स्तर होना चाहिए, गांव, ब्लॉक और जिला। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। अब परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि गांव स्तर पर क्या ग्राम सभा की सिफारिश की थी? देखिए ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है, इसको भी हमने समझना है। ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जिसमें निर्वाचक मंडली होती है, या कहें जो किसी गांव के वयस्क नागरिकों का जो समूह होता है, जो मतदाता सूची होती है किसी भी गांव के, वो ग्राम सभा के नाम से जानी जाती है। जबकि ग्राम पंचायत में जो मुखिया होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं, जिसका मुखिया गांव का प्रधान होता है। तो गांव के लिए ग्राम पंचायत होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर कौन समिति होनी चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? डायरेक्ट आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में मध्यवर्ती स्तर बताइए। ऑप्शन ए पर देंगे, वहां से परीक्षा में पूछेंगे मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। तो मध्यवर्ती स्तर है पंचायत समिति। मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। और सबसे निम्न स्तर पर है ग्राम पंचायत और सबसे उच्च स्तर पर है जिला परिषद। अब एक बात और आपने ध्यान रखनी है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है मगर इनमें एक स्तर का ही चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बल्कि अन्य 2 का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके समझिए, जनता के द्वारा जो चुना जाता है, जनता के द्वारा ग्राम प्रधान को चुना जाता है, तो ये चुनाव प्रत्यक्ष हुआ। ये चुनाव क्या हुआ? प्रत्यक्ष। अब ब्लॉक स्तर पर क्या है? पंचायत समिति है। वर्तमान में उसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। वर्तमान में पंचायत समिति का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। और ये कहा गया था कि ये चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से होना चाहिए। अप्रत्यक्ष माध्यम क्या है? बड़े ध्यान समझें। देखिए जनता पहले चुनती है बीडीसी को, बीडीसी मेंबर को। ये बीडीसी मेंबर ही फिर जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ऐसे ही जनता के द्वारा जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और ये जिला पंचायत सदस्य जिले के चेयरमैन को चुनते हैं। जिले के चेयरमैन को चुनते हैं। इसका मतलब जनता के द्वारा सीधा ब्लॉक प्रमुख नहीं चुना जाता। जनता के द्वारा सीधे जिले का चेयरमैन नहीं चुना जाता। ठीक है, जनता के द्वारा जिसका चुनाव सीधे होता है वो ही प्रत्यक्ष माध्यम होता है। जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव, तो ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान बनता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से होता है, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव या कहें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला परिषद के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन का चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। जनता पहले बीडीसी को चुनती है, फिर बीडीसी मिलकर ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। जनता पहले जिला पंचायत सदस्य को चुनती है, फिर ये जिला पंचायत सदस्य एक जिले के चेयरमैन को चुनते हैं। इसलिए जो ये 2 माध्यम हैं वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के हैं। अब यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में, जी हां, प्रश्नों की महत्ता है परीक्षा में, प्रश्नों के लेवल को समझिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज में किस स्तर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली का होता है?
तो ऑप्शन आपके आएंगे ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का या गांव स्तर का, या ऐसे पूछा जा सकता है जिला परिषद का, पंचायत समिति का या फिर आपका ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से होता है, जबकि इन दोनों माध्यमों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष माध्यम से। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि बलवंत राय मेहता, BR मेहता ने जिला परिषद के लिए, जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए जिला अधिकारी की सिफारिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिला अधिकारी, जी हाँ, जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश की थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिले का मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जिला अधिकारी होना चाहिए। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और बेहतरीन जो है प्रश्नों को समझते हैं। उम्मीद है सारे प्रश्न आपने समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब पंचायती राज की स्थापना कैसे होती है? अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, जब अनुच्छेद 40 का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके विरोध में थे। जी हाँ, बड़े ध्यान समझिए, अनुच्छेद 40 को ही गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है, गांधीवादी अनुच्छेद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोध में थे कि पंचायती राज का गठन जो है ना हो, मगर महात्मा गांधी ने पहले ही सिफारिश की थी कि जब भी आप संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होगा, तब एक ऐसा अनुच्छेद बनाइए जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की होगी, और राज्य अपने जो है अनुसार वहां पर ग्राम पंचायतें गठन करेगा, ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। तो अनुच्छेद 40 को गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी, जिसके जो है पक्ष जो धार थे वे थे आपके महात्मा गांधी, इसलिए इसे गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है। तो अनुच्छेद 40 के तहत ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। अब इनसे जो कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। पंचायती राज सबसे पहले नागौर राजस्थान में शुरू किया गया। गांव, जी हाँ, गांव जो है का विकास के लिए पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ग्राम प्रधान की नियुक्ति जो है सबसे पहले समझ लीजिए स्थायी तौर पर राजस्थान में हुई थी, और वह राज्य के जो है आधार पर जो है डिपेंड करता था कि राज्य सरकार अपने गांव में कैसे जो है सुख सुविधा बांटेंगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत की गई राजस्थान के बाद। और उत्तर प्रदेश में यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम लाया गया था पंचायती राज को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। बड़ा अच्छा प्रश्न है, 1961 में लागू हुआ था। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता समिति क्या है? अशोक मेहता समिति क्या है, जिसकी स्थापना 1977 को हुई थी। तो ध्यान रखिए, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जनता पार्टी, जी हाँ, जनता पार्टी या मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में ग्रामीण विकास से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था। प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा। मोरारजी देसाई की सरकार में, गैर कांग्रेस सरकार में पहली बार ग्राम विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आपने ध्यान रखना है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 जनता पार्टी की सरकार में। इसने सिफारिश की थी कि पंचायती राज का जो स्तर होगा वो द्विस्तरीय होगा। द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करने वाली कमेटी का नाम है, द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करने वाली कमेटी का नाम है अशोक मेहता समिति। अब वो 2 स्तर आपने ध्यान रखने हैं, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ये मंडल पंचायत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो लगातार परीक्षा में पूछी जा रही है। अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, किस पंचायत की सिफारिश की थी? आपसे जो है परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछ जाएगा कि अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी। ऑप्शन ए पर पंचायत समिति, बड़े ध्यान समझिए, पंचायत समिति। ऑप्शन बी जिला समिति, और ऑप्शन सी मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। और एक ऐसी मंडल पंचायत जिसमें 15,000 से 20,000 गांव के जो है नागरिकों का समूह होगा। 15,000 से 20,000 जो है व्यक्तियों के समूह जो होगा, गांव का समूह जो होगा, उसके लिए एक मंडल पंचायत की सिफारिश करने वाली समिति का नाम बताइए। तो समिति का नाम है
अशोक मेहता समिति। इसी समिति के द्वारा पहली बार न्याय पंचायत की सिफारिश की गई थी। ये भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है कि पहली बार न्याय पंचायत की सिफारिश पंचायती राज में गांव में किस समिति के द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा अशोक मेहता समिति। सन तो इसका इंपॉर्टेंट है ही है, ये दोनों पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विस्तरीय पंचायती राज, जिला परिषद और मंडल पंचायत। तो मंडल पंचायत में कितने जो है नागरिकों का समूह होगा, 15,000 से 20,000 जो है नागरिकों के गांव का समूह होगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि न्याय पंचायत की सिफारिश भी की थी अशोक मेहता समिति ने। वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जहां द्विस्तरीय पंचायती राज है, जहां है द्विस्तरीय पंचायती राज। यह द्विस्तरीय पंचायती राज पहले इन राज्यों के द्वारा शुरू किया गया था। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि द्विस्तरीय पंचायती राज की बात भी पढ़ी हमने, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात भी पढ़ी, ये 4 स्तरीय पंचायती राज क्या है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 4 स्तरीय पंचायती राज किन किन राज्यों में लागू है। असम और त्रिपुरा में 4 स्तरीय पंचायती राज लागू है, आपने ध्यान रखना है। बंगाल में भी एक बार 4 स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ था, मगर बाद में 1973 के बाद वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो कुछ किताबों में जो है बंगाल में भी 4 स्तरीय पंचायती राज लिखा रहता है, मगर वो जो है अब नहीं रहा, वहां पर अब वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। अब असम और त्रिपुरा में 4 स्तर का पंचायती राज है। इस क्वेश्चन को कहीं पर आप अवश्य नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नए नए प्रश्नों को आपने समझने के लिए मिल रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और अन्य प्रश्न। हल्का पंचायत यदि पूछा जाए कहाँ है, जी हाँ, गांव स्तर पर हल्का पंचायत कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आंचलिक पंचायत कहाँ है, असम और अरुणाचल प्रदेश में है या कहीं पूर्वी राज्यों में। एक आंचलिक पंचायत का गठन है। तालुका पंचायत यदि पूछा जाए ग्रामीण स्तर पर, तो वो आपका कहाँ है, गुजरात में है। ये तीनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, हल्का पंचायत, आंचलिक पंचायत और तालुका पंचायत। उसके बाद जीवी के राव समिति आपने ध्यान रखनी है, 1985 में जिसका गठन हुआ था। ये देखिए डेट आपने ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर आपने ध्यान रखना है, ईयर से प्रश्न आएगा। जीवी के राव समिति का गठन 1985। प्रतिनिधि के तरीके में सुधार हो और ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की समीक्षा के लिए, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो जीवी के राव समिति का गठन किया गया था 1985। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। LM सिंघवी समिति को लेकर और थुंगर समिति को लेकर क्या प्रश्न आता है। राजीव गांधी की सरकार में ग्राम पंचायतों को विकास के लिए, उनको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। तो LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में, 1986 में। और किसकी सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में। उसके बाद थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में, 1988 में। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले वह संशोधन बताइए जो गांव को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लाया गया था। देखिए संवैधानिक दर्जा क्या है। पंचायती राज की शुरुआत तो 1959 में हुई थी राजस्थान के नागौर में। उसके बाद गांव को संवैधानिक दर्जा दिया जाना था, मतलब कि गांव के विकास के लिए और बेहतर कार्य किए जाने थे। संविधान में लिखित रूप से कितने मुद्दे हैं जिस पर गांव के विकास के लिए कार्य हो सके, केंद्र सरकार और जो है गांव को जो है विकास के लिए और पैसा आवंटित कर सके, इसलिए गांव को संवैधानिक दर्जा देना बहुत अनिवार्य था। विषय जोड़ने बहुत अनिवार्य थे। उसके बाद चुनाव होगा, गांव में ग्राम प्रधान बनेगा चुनाव के माध्यम से, तो इसके लिए एक संवैधानिक दर्जा दिलाना बहुत अनिवार्य था। तो संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात सबसे पहले LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी और उसी के लिए 64वां संशोधन विधेयक भी लाया गया था, जो लोकसभा से तो पास हो गया था मगर राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 64वां संविधान संशोधन किसके लिए लाया गया था, तो गांव को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। और यह भी लाया गया था LM सिंघवी समिति की सिफारिशों पर। बाद में सभी जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के तहत गांव को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जी हां, अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 तो पहले से था। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज को या गांव को एक संवैधानिक दर्जा मिला।
73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह दर्जा दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवैधानिक दर्जा गांव को किस समिति की सिफारिशों पर मिला था। तो ये दोनों समिति की सिफारिश पर ध्यान रखिए, थुंगन समिति भी और LM सिंघवी समिति ने गांव को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही थी। उसके बाद गौडगिल समिति बनती है। जी हाँ, उसके बाद बनती है गौडगिल समिति। 1988 में समिति बनाई जाती है और SC ST और महिलाओं को आरक्षण मिले ग्राम पंचायतों में। उसकी बात देखिए, यदि प्रश्न पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों में SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण, वर्तमान में 1/3 आरक्षण है ग्राम पंचायतों में महिलाओं को, तो इसकी बात किस समिति ने कही थी? यही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गौडगिल समिति के द्वारा कही गई थी। जी हाँ, गौडगिल समिति के द्वारा कही गई थी। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। देखिए, एग्जाम में अच्छे प्रश्न यदि आपके पास हैं तो आप जो है कामयाब जरूर होंगे। तो एक एक पॉइंट को समझते रहिए। 73वें संविधान संशोधन को थोड़ा सा और बाकी समझें तो 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने 73वें संविधान संशोधन की सिफारिशों को लागू किया था। आखिर में क्या सिफारिशें थी? देखिए, इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई और कुल विषय 29 विषय जोड़े गए। जी हाँ, गांव के विकास से संबंधित, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, शिक्षा संबंधी सुविधाओं को लेकर कुल 29 विषय जोड़े गए थे, जिसमें कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षाओं का उल्लेख किया गया था। तो कुल 29 विषय जोड़े गए थे गांव के विकास के लिए। अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, बड़े ध्यान समझिए, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, भाग 9 जोड़ा गया था। और ये 73वें संविधान संशोधन की सिफारिश की पहले लागू करी थी किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। यदि प्रश्न पूछा जाए कि उस समय के प्रधानमंत्री बताइए, जी हाँ, उस समय के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन, जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अनुच्छेद 243 से और 243 तक आपके जो है आर्टिकल हैं जिसमें ग्राम पंचायतों के प्रावधानों को बताया गया है। अब और समझते हैं कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। देखिए, ग्राम सभा क्या है? गांव के वयस्क नागरिक जिनकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी है और वे मतदान में शामिल हो चुके हैं। देखिए, गांव के वयस्क नागरिकों की सभा को ही ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा कहा जाता है वयस्क नागरिकों के समूह को, या कहें मतदाता सूची जो होती है, गांव की मतदाता सूची, उसी को ग्राम सभा की सूची कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा की सूची। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं। इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यदि प्रश्न कहीं पर आए कि क्या ये लाइन सत्य है कि ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सदस्य है, सदस्य का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो गांव का प्रधान होता है। यदि ये पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो गांव का प्रधान होता है जो ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम सभा के सदस्य ही चुनते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों को। इसमें मेंबर भी होते हैं और जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान है और ग्राम सभा क्या है? एक निर्वाचक मंडली है, या कहे एक मतदाता सूची है, या एक गांव के वयस्क नागरिकों का समूह है। यदि प्रश्न आए कि क्या गांव के सभी नागरिक, ध्यान समझिए, क्या गांव के सभी नागरिक ग्राम सभा के सदस्य हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं। बताइए, क्या ये कथन सत्य हो जाएगा? गांव के सभी नागरिक ग्राम सभा के सदस्य हैं? तो ध्यान रखिए, ये कथन बिल्कुल गलत है। गांव के सभी नागरिक नहीं हैं, गांव के वयस्क नागरिक हैं ग्राम सभा के सदस्य। किसके सदस्य हैं? ग्राम सभा के सदस्य। तो ये छोटी बातें हैं समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्राम सभा के सदस्य ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का और उसके मुखिया का चुनाव करते हैं।
और ग्राम प्रधान के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 21 वर्ष होती है। और 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाया भी जा सकता है। जी हाँ, 2/3 बहुमत से। इसी के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक ऐसा आयोग है जो ग्राम पंचायतों के चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है? ग्राम पंचायतों के। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया गया है, जो ग्राम पंचायतों के चुनाव कराता है। और ग्राम प्रधान की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट है, पैसा अधिनियम क्या है? पैसा अधिनियम 1996 में लागू हुआ था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि SC ST, जी हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए, परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस अधिनियम की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखिए, पैसा अधिनियम, किस ग्रामीण विकास परियोजना लागू करने के लिए किस अधिनियम की शुरुआत की गई थी? तो आपने ध्यान रखना है, पैसा अधिनियम की शुरुआत की गई थी। ये अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक अधिनियम है। इसका सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसा अधिनियम आखिर है क्या, इस पॉइंट को भी हमने समझना है। तो उम्मीद है जितने भी प्रश्न जो है आपसे बताए गए हैं, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो है प्रश्नों को लिखकर नोट्स बनाइए और इसका जो है टाइम से रिवीजन कीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है बहुत अहम है पंचायती राज के लिए। देखिए, पंचायती राज को आपने बहुत ही बारीकी से समझ लिया। कैसे पंचायती राज की शुरुआत हुई, मुकद्दम कहाँ कहा गया, उर संस्था कहाँ है, आयंगर कहाँ है। तो मिलते हैं अलग जो है नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, भारतीय संविधान की जितनी भी वीडियो हैं सभी प्ले लिस्ट में दी गई हैं, तो कृपया करके सारी वीडियो को देखिए। सारे में जो है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो भारतीय संविधान की एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।